ओके, तो इन द लास्ट सेशन हमने एक बहुत क्विक रिवीजन किया था अबाउट व्हाट बेसिक्स यू हैव लर्नड अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन 11th। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके डायरेक्शन, सो ऑन सो फोर्थ, ये हमने कल देखा था। तो अब एक लास्ट लिंक जो बाकी है, जो आपको 11th और 12th को कनेक्ट करेगा, और वो you have already learned in 11, but we will see again what is electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर समझोगे तो आगे जाके जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करेंगे, फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी, आगे 2-3 चैप्टर के बाद मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स बोथ आर मोर और लेस सेम कॉन्सेप्ट। तो व्हाट इज फ्लक्स इन जनरल? देखो ऐसा है, लेट्स से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, सो लेट मी से आई हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑलराइट, तो बिफोर आई स्टार्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। तो इससे पहले एक चीज हम कवर कर लेते हैं, देन वी विल गो टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यू शुड नो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, उसमें पहला टाइप हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको ऑलरेडी वर्ड्स का मतलब पता है, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सेम एवरीवेयर। तो जब आप स्कूल जाते थे तब आप बोलते थे कि यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं, वो एक्चुअली ड्रेस कोड है बेसिकली। व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म? क्योंकि सब बच्चे एक जैसे दिखने चाहिए, इसके लिए उसको यूनिफॉर्म वर्ड बोल देते हैं। यूनिफॉर्म मतलब सेम एवरीवेयर इन शॉर्ट। तो मेरे पास एक रीजन है, मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक रीजन है, राइट। यहाँ पे मैं किसी भी पॉइंट पे चेक करता हूँ, मान लो मैंने ए पॉइंट पे चेक किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे मिला, सम वैल्यू एंड सम डायरेक्शन। फिर मैंने बी पॉइंट पे चेक किया, तो बी पॉइंट पे भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वही वैल्यू और वही डायरेक्शन मिला। मैंने सी पॉइंट पे चेक किया, तो मुझे सी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वही वैल्यू और वही डायरेक्शन मिला। तो एट एनी पॉइंट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम वैल्यू and same direction, then such an electric field is called as uniform electric field. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज हम इक्वल साइज के वेक्टर विद सेम डायरेक्शन ले लेते हैं। तो इफ यू हैव वेक्टर्स लाइक दिस, वेक्टर्स which are parallel to each other having same length, so they represent uniform electric field. So this is the representation of uniform electric field. So uniform electric field मतलब electric field is same everywhere in terms of magnitude and direction, ये पता होना चाहिए। फिर दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन and magnitude of field changes from point to point. A पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, कुछ और वैल्यू या फिर कुछ और डायरेक्शन मिल रहा है। B पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ तो इधर वैल्यू और डायरेक्शन इज डिफरेंट। तो when you have electric field which is not same at every point, मान लो यहाँ पे ऐसा है, here it is pointing something like this, then I take it another vector, here it is pointing somewhere else, okay, then I take another vector over here, here it is pointing like this. So इस case में as you can see electric field is not same and the direction of electric field is also not same, right? तो ऐसे cases में such a field is called as non-uniform electric field. ऐसा भी हो सकता है कि इस vector का length कम ज़्यादा हो, yes, quite possible, you can have like this also. तो सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, विच मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही, दे आर डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। सो सच एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस इन द लास्ट सेशन। व्हाट इज रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड? और रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली पॉइंट चार्जेस के लिए होता है नॉर्मली। ओके, तो क्या होता है कि लेट्स से मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, लेट अस अज्यूम आई हैव अ पॉइंट चार्ज ओवर हियर, और ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, एंड यू ऑलरेडी नो कि इस केस में फॉर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम दैट चार्ज। कल ही बताया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं और इसके नियर बाय रीजन में कोई और चार्ज है ही नहीं, नो पॉजिटिव चार्ज नो नेगेटिव चार्ज, एक सिंगल चार्ज है ये। तो इस केस में यू ऑलरेडी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज गोज अवे। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज गोइंग अवे, मतलब इट इज गोइंग रेडियली आउटवर्ड्स, तो इसको रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड which is a diverging field or a converging field। मैं डाइवर्जिंग और कॉन्वर्जिंग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के केस में अगर ये चार्ज प्लस क्यू था तो प्लस क्यू चार्ज के केस में इट विल बी डाइवर्जिंग, क्योंकि ये एक पॉइंट से स्टार्ट होके डाइवर्ज हो रहा है, राइट। अगर चार्ज नेगेटिव होता, लेट्स से कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, okay, so instead of positive we have a negative charge। तो नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो ये भी रेडियल फील्ड है, दिस इज आल्सो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बट इट इज कन्वर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यू मस्ट नो। बहुत सिंपल है ये। तो यूनिफॉर्म मतलब किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करो तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम मिलेगा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब किसी भी दो पॉइंट पे या मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन अलग होगा या दोनों ही अलग होंगे, हो सकता है। रेडियल मतलब यू हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड which is going away or towards, so converging या diverging electric field। definitely radial electric field में भी value magnitude of electric field changes, तो value change होता है, so it is also a type of non uniform electric field, that is you something you should know, right? Now next thing is, आपको I was assuming कि आपको पता है, but in any case मैं रिवाइज कर देता हूँ। Then in 11th standard only you have learned about charge densities। charge densities। अभी देखो ऐसा है, अब तक हम सिर्फ पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे थे, पॉइंट चार्ज Q1, point charge Q2, point charge, point charge, point charge, point charge, we have been only speaking about point charges। real life, come to real life, अभी आपके सराउंडिंग में ही इतने सारे वायर्स होंगे, मेरे केस में तो आई एम ऑलरेडी ऑलवेज सराउंडेड बाय वायर्स एंड केबल्स, तो क्या पॉइंट चार्ज होता है? नहीं, चार्ज इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब करंट पास होता है तो क्या होता है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना वहां पे। तो you may have two types of charge configuration। एक है discrete, discrete मतलब एक चार्ज यहाँ पे पॉइंट में Q1, फिर दूसरा चार्ज यहाँ पे पॉइंट में Q2, in between nothing, Q1 Q2 के बीच में कुछ नहीं है, फिर Q3, फिर Q4, तो इसको हम लोग बोलते हैं discrete charge configuration। discrete charge configuration, okay, मतलब you have one charge, you have other charge, nothing in between, okay, this is discrete। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास चार्ज है एवरीवेयर, तो ये जितना भी मैं रीजन शेड कर रहा हूं हर जगह पे चार्ज है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, या फिर कंटिन्यूअस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो, राइट। So you need to know these two things very well। You may have discrete charge distribution, एक point charge, फिर दूसरा, और in between nothing। You may have continuous, कि पूरे के पूरे region में चार्ज ही चार्ज है, okay। So जब मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूंगा अब इस केस में, I am focusing on continuous charge distribution। तो हम continuous charge distribution की बात कर रहे हैं, and you can say this is the starting point of 12th, क्योंकि ये चार्ज डेंसिटी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पहला चार्ज डेंसिटी, द फर्स्ट टाइप इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज
डेंसिटी। ओके, हम इसको डिनोट करेंगे लैम्बडा से। तो व्हाट इज द केस हियर? द केस इज हमारे पास एक वायर है, इस पूरी वायर के ऊपर चार्ज है, तो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो दिस वायर इज चार्ज्ड। ओके, टोटल चार्ज इस पे है Q, टोटल चार्ज, राइट, और इसका लेंथ है L, राइट। मुझे ये पता करना है कि 1 मीटर में कितना चार्ज। देखो, हो सकता है ना कि ये जो मेरे पास वायर है इसका लेंथ 5 मीटर है, हो सकता है। आई हैव अ वायर जिसका लेंथ 5 मीटर है और टोटल चार्ज है 20 कूलम, हो सकता है 20 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, वॉट एवर वैल्यू, 25 हो सकता है, 100 हो सकता है, 101.1 हो सकता है, एनी अमाउंट। ओके, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। तो टोटल चार्ज कितना 20, टोटल लेंथ कितना 5 मीटर। हमें ये पता करना है, वी वांट टू नो कि 1 मीटर में कितना। तो 1 मीटर मतलब मान लो इतना 1 मीटर है, ये वायर का 1 मीटर का पीस है। तो हम क्या करेंगे, हाउ डू यू फाइंड आउट? वेरी सिंपल, व्हाट यू डू इज आप टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दोगे, राइट। मतलब 20 को 5 से डिवाइड कर दोगे, मतलब 4 कूलम इन 1 मीटर, 4 कूलम पर मीटर। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब पर यूनिट लेंथ में हाउ मच चार्ज इज देयर, हाउ मच चार्ज इज देयर पर यूनिट लेंथ, तो दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय लेंथ। तो यूनिट्स ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए, ऐसा यूनिट्स इसके आते हैं कूलम पर मीटर। ओके, बहुत सिंपल सा आइडिया है, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडिया। नाउ यू कैन ऑल्सो हैव, आपके पास मान लो यू हैव अ प्लेट, आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है मान लो, लेट मी टेक दिस स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, सर्कुलर होगा, डजंट मैटर, यू हैव अ प्लेट, दैट्स इट। सो यू हैव अ प्लेट और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूअसली, तो यू हैव कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और एक नॉर्मल क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हर बार पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया? अपनी मर्जी, माइनस ले लो, क्या फर्क पड़ता है। पॉजिटिव लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे दिखाना पड़ेगा, सिंपल। नेगेटिव लोगे तो टुवर्ड्स दिखाना पड़ेगा, सिंपल थिंग। तो यू कैन टेक एनी चार्ज इफ यू वांट टू टेक नेगेटिव, यू कैन टेक नेगेटिव, सिर्फ डायरेक्शन फिर भूलना नहीं। तो दूसरे टाइप का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मान लो इस केस में टोटल चार्ज Q है और एरिया ऑफ दिस प्लेट इज A, तो चार्ज पर यूनिट एरिया that is called as sigma, that is how much charge is there per meter square। जैसे हमने यहाँ पे लिया था एग्जाम्पल कि टोटल 20 कूलम है, लेंथ 5 मीटर है, तो 1 मीटर में कितना चार्ज, वैसे ही यहाँ पे मान सकते हो 20 कूलम का टोटल चार्ज है, इस प्लेट का टोटल एरिया 5 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इन शॉर्ट, हाउ मच इज द चार्ज इन अ यूनिट एरिया। मान लो मैं ये प्लेट का यूनिट एरिया ले रहा हूँ, आई एम कंसिडरिंग ओनली 1 मीटर स्क्वायर एरिया, हाउ मच चार्ज इज देयर, दैट इज चार्ज डेंसिटी। तो ऑब्वियसली इट विल बी मेजर्ड इन कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो यू विल हैव कूलम पर मीटर स्क्वायर ऑब्वियसली। और आपने ये भी चीज सुना होगा पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो वही होता है। What is population density? How many persons live in 1 square kilometer area? Number of people living in 1 square kilometer area. अर्थ की सरफेस पे रहते हैं ना हम लोग, we don't live inside earth, तो अर्थ की सरफेस पे 1 किलोमीटर का एरिया ले लो, उसमें कितने लोग हैं, that is population density. Similarly यहाँ पे भी you have a plate, उसमें 1 मीटर स्क्वायर, किलोमीटर तो ले नहीं सकता मैं, 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है, that is surface charge density divided by sigma. And the third type that you will have is volume charge density.
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो दिस केस इज प्रीटी सिंपल। हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है मान लो, या फिर क्यूब भी ले सकते हो, डजंट मैटर इफ यू आर टेकिंग अ क्यूब और इफ यू आर टेकिंग अ सॉलिड स्फीयर। लेट मी टेक अ क्यूब, it is much more easy to imagine if you take a cube. So let me have a cube over here. तो हमारे पास ये एक क्यूब है, इस क्यूब में टोटल चार्ज Q है और इसका टोटल वॉल्यूम V है, राइट। सेम एग्जांपल लेता हूँ, 20 कूलम का चार्ज है, वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब है। हमको ये देखना है कि 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज। तो हम वापस से वही करेंगे, हम लोग टोटल चार्ज को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे और डिनोट करेंगे रो से। सो रो इज नथिंग बट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड SI यूनिट विल बी कूलम पर मीटर क्यूब। सो हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज इन अ मीटर क्यूब, राइट। तो हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज इज देयर इन अ मीटर क्यूब, दैट इज बेसिकली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट। अब ये पता होना बहुत एसेंशियल है हमारे लिए। वाई, तो यू विल अंडरस्टैंड इन अ वाइल, आज ही समझ जाएगा थोड़े टाइम में। ओके, सो नाउ वी कैन टॉक अबाउट फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो ऐसा है, अब लेट्स से कि आई हैव अ रीजन ऑफ स्पेस और इस रीजन ऑफ स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट आई एम शोइंग। अब क्या एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है? नहीं, देयर आर मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो देयर आर मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। So you have a lot of electric field lines over here, something like this, right? For the sake of convenience, मैं सिर्फ कन्वीनियंस की बात कर रहा हूं, मैं कन्वीनियंस के लिए सिर्फ एक ही बताने वाला हूं। There are many electric field lines, I am showing only one. And by the way, जब मैंने ऐसा रखा तो my intention was quite clear. I was telling you कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी मैंने बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या डायरेक्शन सेम ही रहेगा। तो the moment I draw parallel vectors, it means that electric field is uniform. Okay, right? So now let me get rid of others. अब मान लो मैंने यहाँ पे एक एरिया ले लिया, इस एरिया को मैं बोल देता हूँ DS। DS क्यों? स्मॉल एरिया, स्मॉल सरफेस। तो नॉर्मली फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में D मतलब स्मॉल होता है और डेल्टा मतलब और भी स्मॉल होता है। तो दिस डेल्टा इज यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज एंड D इज यूज्ड फॉर स्मॉल वैल्यू। ओके, राइट। तो मैंने एक एरिया ले लिया DS। नाउ ये एरिया अगर यहाँ पे होता तो यू कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस एरिया से क्रॉस होता। ओके, देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो, हमेशा याद रखो, कभी भी अब तक आपने क्या सीखा है? अब तक आपने सीखा है कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। बट यू कैन मेक एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम नॉर्मली एरिया को वेक्टर नहीं बनाते, हम बोलते हैं कि इस एरिया पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अगर मैं इस एरिया पे, ये जो मैंने सर्कुलर एरिया दिखाया है, इस पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में। सो परपेंडिकुलर drawn to the area, perpendicular drawn to the area gives the direction of area. So normal to the area gives the direction of area. तो हमने क्या किया, हमारे पास एक रीजन था, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड था,
उस रीजन में हमने एक एरिया रख दिया जिसका वैल्यू ds है, स्मॉल एरिया है वो, तो ds एरिया है, राइट, करेक्ट। अब इस एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन इज गिवन बाय नॉर्मल टू दैट एरिया, उस एरिया पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, क्योंकि परपेंडिकुलर तो यही आने वाला है ना, परपेंडिकुलर विल बी दिस ओनली, क्योंकि इफ आई ड्रॉ, मैं ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ये परपेंडिकुलर है क्या नहीं, मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर है क्या नहीं, मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ, नहीं, व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर, इट इज नॉर्मल, है ना, it makes angle 90 degree with respect to surface. So the idea is this, आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड था उस रीजन में आप एक एरिया रख रहे हो और एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहे हो, और इस दोनों में जो एंगल है वो एंगल थीटा है। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, electric flux is nothing but total number of electric field lines passing normally to a given area। मैं लिख देता हूं पहले। So by definition of electric flux is nothing but it is defined as total number of electric field lines passing, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, passing normally मतलब perpendicular to the area, total number of electric field lines passing normally to a given area या फिर through a given area, passing normally through a given area, राइट। मतलब बाय डेफिनेशन होना क्या चाहिए था, ये हमारे पास सरफेस है, यहाँ पे हम सरफेस को नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ds, करेक्ट। होना ये चाहिए था कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस को परपेंडिकुलरली ही पास होने चाहिए थे, होना ये चाहिए था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा पास होना चाहिए था, नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली पास होना चाहिए था, राइट, क्योंकि डेफिनेशन फ्लक्स का ऐसा ही है, पासिंग नॉर्मली, लेकिन नहीं नॉर्मली पास हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, नहीं हो रहा है, आई मीन हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो गिवन एरिया है दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, फिर क्या करेंगे, फिर आप वेक्टर्स का एक कॉन्सेप्ट यूज करोगे। तो इसलिए मैंने बार बार बोला था कि वेक्टर्स विल बी इंपॉर्टेंट। तो ये है ई बार इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है ds बार, दिस इज ds बार, दिस इज ई बार ओवर हियर एंड दिस इज थीटा। तो अगर आपको याद होगा हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, शैडो ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर। तो मैं क्या करूंगा, ई बार और ds बार को सेम डायरेक्शन में पास होना चाहिए था क्योंकि मुझे फ्लक्स डिफाइन करना है, लेकिन नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर हम बोलेंगे कि ये जो पार्ट है, इतना पार्ट जो है, दिस पार्ट इज शैडो ऑफ ई बार ऑन ds बार, दिस ग्रीन कलर वेक्टर इज शैडो ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ई बार ऑन ds बार। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं तो बता देता हूं, वो आपने सीखा है 11 में, बट आई टेल यू, लेट मी से दिस इज x, फॉर द टाइमिंग हम इसको x मान लेते हैं। इफ यू रिमेंबर, हम स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं टू फाइंड आउट एंगल्स। तो इफ यू रिमेंबर, ई बार डॉट ds बार, ओके, राइट, इज इक्वल टू EDS cos थीटा, ऐसा आता है, करेक्ट। तो यू शुड नो
कि ये जो x कंपोनेंट है ये आता है आपका e cos थीटा, क्योंकि दिस ग्रीन वेक्टर, ये ग्रीन वेक्टर है, ये e बार का कंपोनेंट है, कौन सी डायरेक्शन में है, ds की डायरेक्शन में है। और फ्लक्स के लिए क्या चाहिए था, फ्लक्स के लिए बाय डेफिनेशन चाहिए था, ये फ्लक्स का डेफिनेशन है कि e बार और ds बार का डायरेक्शन सेम होना चाहिए बाय डेफिनेशन। तो व्हाट वी हैव डन इज, इन शॉर्ट, वी डोंट नीड दिस, वी डोंट नीड दिस, e बार का दो कंपोनेंट करना पड़ गया हमको। एक कंपोनेंट e बार का इट इज ओवर हियर, दिस कंपोनेंट ऑफ e बार इज e sin थीटा, लेकिन e sin थीटा ds के डायरेक्शन में नहीं है, ds को परपेंडिकुलर है, वो हमारे काम का नहीं है, तो वी डोंट शो इट, वी डोंट शो इट, करेक्ट। तो which component of e is in the direction of ds, e cos theta. तो by definition, this is by definition, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं phi से, you always use this notation phi. तो by definition इलेक्ट्रिक फ्लक्स is e bar dot ds bar. डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया, आप समझ में आ गया होगा, आपको नहीं समझा तो मैं रिपीट कर रहा हूं एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ये है e बार, ये है ds बार, एंगल है थीटा, बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स e इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुड पास नॉर्मल टू द गिवन सरफेस। तो सरफेस यहाँ था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉर्मल है नहीं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नॉर्मल है वो कंपोनेंट देख लो, तो कंपोनेंट नॉर्मल कौन सा है, e cos थीटा है। इस e cos थीटा को ds से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई क्यों करना है ये भी समझ लो, मैंने पहले ही बताया था, हमारे पास सिंगल लाइन थी क्या, हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी क्या, नहीं, हमारे पास बहुत सारे लाइंस थे, राइट। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंपोनेंट देखने पड़ेंगे, मतलब इन शॉर्ट you have many electric field lines which are passing like this, there are many। तो फिर मैं सिर्फ एक का ही कंपोनेंट क्यों देखूंगा, मैं बोलूंगा e cos थीटा ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंपोनेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने हैं, ds, क्यों ds, क्योंकि पूरे के पूरे एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू कंप्लीट एरिया, तो आई विल मल्टीप्लाई विथ ds what e cos थीटा multiplied by ds, that will give you flux। तो बाय डेफिनेशन, अब ये डेफिनेशन ही है, इतना डिटेल में कोई नहीं जाता है, बुक में भी ऐसा ही लिखा होगा बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन फ्लक्स इज ई बार डॉट डी एस बार, ये बाय डेफिनेशन है, सो विच मीन्स ई डी एस कॉस थीटा इज फ्लक्स, मतलब थीटा इज एंगल बिटवीन, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ई बार एंड डी एस बार, ओके। अगर ऐसा हुआ, मान लो ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों सेम डायरेक्शन में ही है, हाँ तो cos की वैल्यू 0 डाल देना, हो गया, cos 0 is 1। अगर ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है ds को, हाँ तो फिर थीटा की वैल्यू नहीं डाल देना, मतलब cos 90 is 0, मतलब फ्लक्स इज 0, तो सिंपल सा केस है, इट्स अ सिंपल केस। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, You have to remember this definition. ये definition आपको याद रखना ही पड़ेगा, no other choice. Okay, so flux is nothing but number of electric field lines passing through a given area, normal to the area, not at any angle, not parallel to the area, normal to the area. By definition, so flux is E bar dot ds bar. Good. इतना अगर आपको पता है तो नाउ वी कैन स्टार्ट रियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ 12th। ये भी इन रियलिटी गॉस लॉ भी आपने 11 में इंट्रोड्यूस कर दिया है, ओके। सो यू हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस दिस इन 11th। तो अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि why to take cos थीटा, why not to take sin थीटा। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि हमारे पास एरिया था, मैं फ्लक्स की बात कर रहा हूं, बाय डेफिनेशन, व्हाट वाज डेफिनेशन, हमारे पास ये एरिया है। सबसे पहले क्या आपको एरिया का डायरेक्शन पता है,
एरिया का डायरेक्शन निकालने के लिए एरिया पे नॉर्मल ड्रॉ करो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रहा था, ई। ये एंगल क्या था, ये एंगल थीटा था। फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुड पास नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स करता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का ई कॉस थीटा कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ई कॉस थीटा कंपोनेंट ये नॉर्मल है सरफेस को। इलेक्ट्रिक फील्ड का ई साइन थीटा कंपोनेंट नॉर्मल नहीं है सरफेस को। तो डेफिनेशन क्या है हमारा, नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास होने चाहिए सरफेस को, इसलिए कॉस थीटा लेते हैं, साइन थीटा नहीं लेते, क्योंकि साइन थीटा कंपोनेंट जो है वो एरिया को नॉर्मल नहीं है। आई एम टेलिंग यू, एरिया को नॉर्मल नहीं है। यू हैव टू सी हाउ मेनी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग नॉर्मल टू द गिवन एरिया। इस एरिया ds को हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल। सो टू से ये एरिया है, इस एरिया को नॉर्मली कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होते हैं, तो कॉस कंपोनेंट ही परपेंडिकुलर है एरिया को। तो नहीं समझा है तो मैं लास्ट टाइम और अटेम्प्ट करता हूं। यू हैव दिस एरिया एंड यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। So you have electric field here, E bar. You have normal to the surface ds bar over here. This is theta. By definition, electric field should pass normal. तो ये cos theta component जो है वो area को normal है, ना कि sin theta. Sin theta component is not normal to the area. तो इसलिए फ्लक्स में by definition cos theta मतलब E bar dot ds bar आता है, not E bar cross ds bar. तो by definition it is E bar dot ds bar. Right. Okay, so now let us move towards Gauss law. Now if I ask you two basic things, एक मेरे पास पॉइंट चार्ज है Q, यहाँ पे एक पॉइंट P है जहां पे चार्ज नहीं है और इसका डिस्टेंस है R. What is the value of electric field? अभी आप फटाफट से बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 1/4 pi epsilon 0 K Q by R square, या फिर आप बोलोगे K Q by R square. This capital K is 1/4 pi epsilon 0 K. This small k is dielectric constant. तो dielectric constant को मैं नहीं लिखूंगा, मतलब चार्ज एयर में या फिर फ्री स्पेस में है, चार्ज इज इन एयर और चार्ज इज इन फ्री स्पेस, वैक्यूम मतलब पानी में नहीं, केरोसिन में नहीं, ग्लास में नहीं, कहीं नहीं, वैक्यूम में। तो एप्सिलॉन 0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब someone asked me yesterday, what is the meaning of permittivity? Permittivity is the ability of a medium to store electrical energy in the electric field. एक चार्ज हमारे पास है, अभी हमको इतना तो पता ही है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी कितनी है, उसको बोलते हैं परमिटिविटी। तो वाटर में अलग होगी, एयर में अलग होगी, केरोसिन में अलग होगा, ग्लास में अलग होगा। तो इट विल डिपेंड ऑन द सराउंडिंग मीडियम। वो चार्ज किस मीडियम में रखा है उस पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज, उस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो सकता है, ये डिपेंड करता है सराउंडिंग मीडियम पे। तो परमिटिविटी का फिजिकल मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, गुड। तो 11th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज होता, मैंने आपको एक पी पॉइंट दिया है, मैंने पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, आप फटाफट बोलोगे 1/4 pi epsilon 0 K Q by R square. Done. Let me change the situation. Let me say मेरे पास एक स्पेरिकल कंडक्टर है, हॉलो स्फीयर है, मान लो प्लास्टिक का बॉल है। इस प्लास्टिक के बॉल का रेडियस कैपिटल R है और मैंने इस पे डाल दिया पॉजिटिव चार्ज।
Now I want to measure, मेरे पास एक पॉइंट है P यहाँ पे, let's say I have a point P over here, okay? ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का डिस्टेंस from the center is small r. तो इसका जो डिस्टेंस है that is small r from the center of the sphere. And now if I want to know what is electric field at point P, गड़बड़ हो गया ये, क्योंकि पॉइंट चार्ज था और P पॉइंट था, डिस्टेंस r था, तो डायरेक्टली कर सकते थे क्योंकि पॉइंट चार्ज है तो डिस्टेंस तो उसी चार्ज से मेजर करोगे। अभी प्रॉब्लम हो गया। अब मैंने बोला कि P पॉइंट है और एक स्फेरिकल शेल है, हॉलो स्फीयर है, उस पे चार्ज है, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? तो डायरेक्टली नहीं हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव डू दिस डायरेक्टली। तो दिस इज वेयर गॉस लॉ कम्स इनटू पिक्चर। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं सबसे पहले जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट पे पहले एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करो। सो दिस इज एन इमेजिनरी सरफेस जिसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट थिंग, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ओके, उस, अभी यू ऑलरेडी नो दिस डिस्टेंस इज r, स्मॉल r, तो सेंटर से जो उस पॉइंट तक का डिस्टेंस था उस डिस्टेंस को रेडियस मान के एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर दो। इसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस या गॉसियन स्फीयर, राइट? दिस इज इमेजिनरी। नाउ द क्वेश्चन इज, हमेशा स्फीयर ड्रॉ करना क्या? नहीं, आपके पास कंडक्टर कौन से शेप का है उस पर डिपेंड करेगा। कंडक्टर स्फीयर है तो गॉसियन सरफेस जो है वो स्फीयर होगा, तो गॉसियन स्फीयर। ओके, अगर मेरे पास एक वायर है, वायर का शेप क्या होता है? सिलेंड्रिकल, और मुझे एक P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ओके, तो गॉसियन सरफेस का शेप जो है वो वही शेप होगा जो कंडक्टर का है। हमारे पास कंडक्टर क्या था? हमारे पास कंडक्टर हॉलो स्फीयर था, उस पे चार्ज था, तो गॉसियन सरफेस क्या होगा? गॉसियन सरफेस भी स्फीयर होगा। पॉइंट नंबर 1, मतलब the shape of Gaussian surface should be same as that of shape of the conductor. This is point number 1. Point number 2, Gaussian surface is imaginary. ये रियल नहीं है, ये हमने इमेजिन करके लिया है, इट इज इमेजिनरी। ओके, पॉइंट नंबर 3, गॉसियन स्फीयर हो या फिर जो कंडक्टर है, कंडक्टर भी स्फीयर है, ये कॉन्सेंट्रिक होने चाहिए, मतलब उनका सेंटर सेम होना चाहिए। तो टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सटेंडेड चार्जेस, अभी पॉइंट चार्ज नहीं है, एक्सटेंडेड है, यू विल हैव टू अप्लाई गॉस लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, मैं इस केस पे डिटेल डेरिवेशन करूंगा कल के सेशन में। आज हमें सिर्फ गॉस लॉ को इंट्रोड्यूस करना है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ व्हाट डू यू डू इज, सबसे पहले जिस पॉइंट पे, जिस P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोला है, उस P पॉइंट के सराउंडिंग में एक इमेजिनरी एरिया ds, ऐसा ही ds जो हमने ऊपर दिखाया वैसा ही ds इमेजिन करो। तो इमेजिन अ स्मॉल area element ds surrounding point P where you are supposed to find out electric field. Now what you know is, क्या पता है आपको? आपको पता है कि area element का डायरेक्शन होता है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो ब्लैक एरो है, ये है ds बार, एरिया का डायरेक्शन। और क्या पता है आपको? आपको ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या होता है?
मैंने इसलिए बताया था, मैंने इसलिए बार बार बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड अवे, अवे मतलब इस केस में, इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑल्सो अवे, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ, है ना, सेंटर से बाहर की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ ds, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया इस पर्टिकुलर केस में, राइट? ओके, व्हाट इज गॉस लॉ? गॉस लॉ टेल्स यू टोटल फ्लक्स, total flux, words are important, total flux, flux total। ऊपर क्या किया था आपने, ये phi क्या था, ये phi था फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया ds, बराबर। हमने क्या किया, हमने एक इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर लिया, उस इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर पे भी एक छोटा सा ही सरफेस लिया। मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या सिर्फ ds से पास होगा? नहीं, वो यहां से भी पास होगा, वो यहां से भी पास होगा, वो यहां से भी पास होगा, वो यहां से भी पास होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, बराबर। तो अगर हम फ्लक्स सिर्फ इस एरिया ds से लेते हैं तो गलत है। मतलब क्या, मतलब गॉसियन स्फीयर, ये जो रेड स्फीयर है, इमेजिनरी स्फीयर, इसको हम छोटे छोटे ds में अज्यूम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, वी आर इमेजिनिंग, वी आर अज्यूमिंग कि ये जो पूरा स्फीयर था ये छोटे छोटे ds से बना है, ds 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 ds, स्मॉल सरफेस स्मॉल सरफेस स्मॉल सरफेस स्मॉल सरफेस, इससे बना है। अब फ्लक्स तो हर एक से जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से भी पास होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू ऑल द ds, मतलब मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट किस पे करूंगा, फ्लक्स थ्रू स्मॉल ds, क्योंकि यहाँ पे जो ds है इसमें से फ्लक्स है, बाजू में जो ds है उसमें से भी फ्लक्स है, उसके बाजू में जो dx है उसमें से भी फ्लक्स है, उसके बाजू में जो dx है उसमें भी फ्लक्स है। मतलब हम सारे के सारे फ्लक्स को ऐड करेंगे, ऐड करना मतलब इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेट कर लिया हमने, राइट। तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा फिर, इंटीग्रेशन फाई, बट फाई बाय डेफिनेशन क्या है, ई बार डॉट डी एस बार, तो ई बार डॉट डी एस बार, दिस इज टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कहां से पास हो रहा है, किसकी बात हो रही है, गॉसियन स्फीयर की। याद रखो, क्योंकि स्टूडेंट दे गेट कंफ्यूज, वो कंडक्टर की बात, कंडक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है ना, कंडक्टर जो है अंदर का ब्लैक स्फीयर, उस पे चार्ज है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाएगी। हमने एक इमेजिनरी स्फीयर लिया है, तो उस इमेजिनरी स्फीयर से परपेंडिकुलर ये फील्ड लाइन जा रहा है, तो फ्लक्स कहां से, इमेजिनरी स्फीयर से, कहां से, गॉसियन स्फीयर से। तो यू हैव टू रिमेंबर, ऑलवेज 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 फ्लक्स इज थ्रू गॉसियन सरफेस, इसको भूलना नहीं, क्योंकि इसको भूलोगे तो कल समझेगा नेक्स्ट सेशन में आपको कि कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, चार्ज ऑन अ कंडक्टर, flux through Gaussian surface, charge on a conductor. Okay, so now by definition of Gauss law, according to Gauss law, this total flux, which was integration E bar dot ds bar, is equal to charge enclosed upon epsilon zero. What is charge enclosed? ये जो गॉसियन सरफेस आपने लिया है इसके अंदर कितना चार्ज, एनक्लोज्ड, तो ये बाय डेफिनेशन है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ, आपको डिराइव नहीं करना। ओल्ड सिलेबस में, अभी आपका नया सिलेबस है, 2 साल पहले के सिलेबस में डिराइव करना था, अभी नहीं करना है, तो यू हैव टू टेक इट एज अ रूल। ओके, तो गॉस लॉ टेल्स यू टोटल फ्लक्स is integration E bar dot ds bar is equal to charge enclosed by epsilon zero। मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, I don't want to write this। तो by Gauss law टोटल फ्लक्स क्या है, E bar dot ds bar, आपने अभी अभी देखा
दिस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। कहां पे एनक्लोज? गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, गॉस लॉ अगर आपको अप्लाई करना है तो चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा, चार्ज को क्लोज करना पड़ेगा। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज है, राइट, तो मुझे इस चार्ज को क्लोज करना पड़ेगा, मतलब मुझे कंप्लीट एक बाउंड्री लेनी पड़ेगी हर डायरेक्शन में। मैं ऐसा नहीं कर सकता, आई कैनॉट टेक हाफ स्पीयर, क्योंकि हाफ स्पीयर ये चार्ज है और ये मैंने आधा ही सरफेस लिया, तो एक साइड से ओपन रह गया, एक साइड से क्लोजर नहीं चलेगा। मेरे पास अगर एक वायर है सिलेंड्रिकल शेप का, ओके, तो मुझे इसको कंप्लीटली एनक्लोज करना पड़ेगा। तो मैं एक इमेजिनरी सिलेंडर लूंगा, एनक्लोज कर लूंगा। मेरे पास 10 पॉइंट चार्जेस है, मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मुझे 10 के 10 को एनक्लोज करना पड़ेगा। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू एनक्लोज, ओके। इसलिए फिर इंटीग्रेशन पे ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल का मतलब क्या है इंटीग्रेशन की लाइन पे? सर्कल का मतलब है you are enclosing the charge, so that is important. So Gauss law, you have to know, you should know, total flux is equal to charge enclosed by epsilon 0. तो मैं एक बार और समझा देता हूं। What is the problem? Problem is हमारे पास एक extended charge है। extended charge मतलब पॉइंट में नहीं है, so it can be on a sphere, it can be on cylindrical wire, it can be on a paper है, उस पर चार्ज ही चार्ज है, okay, and I want to find out electric field due to this extended charge। तो डायरेक्टली तो होने से रहा। अब तो यहाँ पे ये जो कंडक्टर मैंने लिया है, मैंने स्पीयर लिया है जिसका रेडियस r है। मुझे एक पॉइंट है p पॉइंट, इस p पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस p पॉइंट का डिस्टेंस है स्मॉल r। तो सबसे पहले क्या करो कि जिस शेप का कंडक्टर होगा, कंडक्टर कौन सी शेप का है? स्पीयर, तो आप स्मॉल r को रेडियस मान के एक स्पीयर ड्रॉ कर लो। ये स्पीयर इमेजिनरी है, इसको बोल दो गॉसियन सरफेस या फिर गॉसियन स्पीयर। फिर क्या करो, फिर इसके बाद यू हैव टू इमेजिन कि जिस P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके सराउंडिंग में एक स्मॉल एरिया का एलिमेंट ds ले लो। ds का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड्स जा रहा है। बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ ds। सो यू हैव डायरेक्शन ऑफ ds एंड E एज सेम, ये E है, ये ds है। तो मुझे पता है कि फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल सरफेस ds इज E बार डॉट ds बार। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार्शियलिटी क्यों करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्यों बोलेंगे कि मैं इसी ds में से जाऊंगा, मैं यहां से भी नहीं जाऊंगा, मैं यहां से भी नहीं जाऊंगा, मैं यहां से भी नहीं जाऊंगा, ऐसा पार्शियलिटी तो होता नहीं है। आपको पता है in this case electric field will be in all direction radially outwards। इसका मतलब फ्लक्स तो हर एक जगह से हो रहा है, मतलब मैं पूरे स्फीयर को छोटे छोटे ds में अज्यूम कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि दिस होल स्फीयर इज मेड अप ऑफ ds 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 मेनी ds। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हर एक से पास हो रही है, यहाँ से भी पास हो रही है, यहाँ से भी पास हो रही है, यहाँ से भी पास हो रही है। एवरी ds इज रिसीविंग सम फ्लक्स। तो फिर टोटल फ्लक्स कितना हो गया? टोटल फ्लक्स हो गया इंटीग्रेशन E बार डॉट ds बार, क्योंकि E बार डॉट ds बार था फ्लक्स थ्रू वन ds, तो इंटीग्रेट करना मतलब थ्रू ऑल ds, मतलब टोटल सरफेस का फ्लक्स आ गया। बाय गॉस लॉ दिस फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड। तो मतलब पहले चार्ज लो, उसको एनक्लोज करो, बाद में गॉस लॉ अप्लाई करो। आप जब तक चार्ज को हर एक डायरेक्शन से क्लोज नहीं करते हो तब तक गॉस लॉ अप्लाई करने का पॉइंट ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे एक सर्कल दिखाते हैं, इंटीग्रेशन लाइन पे सर्कल दिखाते हैं, विच मीन्स कि आपने चार्ज को हर एक डायरेक्शन से क्लोज किया है। तो दिस इज गॉस लॉ। अभी गॉस लॉ का एप्लीकेशन स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो फॉर टुडे यू जस्ट हैव टू
remember this formula, E bar dot ds bar equal to charge enclosed by epsilon 0. कल मैं स्पीयर लूंगा, फिर मैं वायर लूंगा, फिर मैं थिन प्लेन शीट लूंगा, फिर हम अलग इन तीनों केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं. ओके, सो लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे.